गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है आपके थर्ड पेपर कंपल्सरी थर्ड पेपर एजुकेशन मैनेजमेंट के अंदर हम जो है प्रधान अध्यापक के गुण का अध्ययन कर रहे थे। उसी में हमने प्रधान अध्यापक के जो है कौशल संबंधी अध्ययन चालू किया था कि एक प्रधान अध्यापक को विद्यालय के प्रबंधन में मैनेजमेंट में करने के लिए किन किन क्षेत्र में उनको जो है कार्य करना होता है, किसके क्षेत्र का निरीक्षण करना होता है और किसके माध्यम से कैसे कार्य संपादित किया जाता है। उसमें हमने जो है पूर्व के 2 कर दिए थे। आज हम जो है कर रहे हैं तीसरा कर रहे हैं प्रधान अध्यापक के विद्यालय संचालन संबंधी। एक विद्यालय के संचालन करने में विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रधान अध्यापक को किन किन क्षेत्र में कार्य करना होता है, किन किन फील्ड में कार्य करना होता है, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें जो है पहला इसमें है पहला है कार्य विभाजन, कार्य विभाजन एवं नियंत्रण। कि संस्था में जो हर श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी रुचि के आधार पर कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस श्रेणी में हम कार्य करते हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो है कार्यरत कर्मचारियों की रुचियों को जानकर, उसकी क्षमता को जानकर यदि कार्य का विभाजन किया जाता है तो कार्य सही ढंग से संपादित होता है। क्योंकि उस कार्य को करने में उसको उसी जो है इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है और उस रुचि के आधार पर उस कार्य को वो नया इनोवेटिव करके, कुछ नवाचार करके नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है और उससे एक नया कंसेप्ट, नई योजना, नया कार्य सामने निकल कर बाहर आता है। और जितनी हम अपेक्षा करते हैं कि इस कार्य को संपादित करने में इतनी सफलता मिलेगी, उससे ज़्यादा सफलता की आकांक्षा उसमें रहती है। ठीक है, इसमें लिखिए पहले में विद्यालय का कार्यभार समस्त अध्यापकों पर प्रत्येक की शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक क्षमता तथा योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। कार्य का विभाजन
करते समय अध्यापकों की रुचियों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है कि विद्यालय का कार्य जो है अध्यापकों की शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक क्षमता के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए और विभाजन करते समय प्रत्येक अध्यापक को कार्य का विभाजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अध्यापकों को बहुत अधिक कार्य दे दिया जाता है और कुछ बहुत कम कार्य करते हैं। इस तरीके से यदि कार्य का विभाजन होता है तो वो सही कार्य का विभाजन नहीं कहलाता है और विभाजन करते समय अध्यापकों की रुचियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर विभाजन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, क्षमता होती है और उसी के अनुसार यदि उनका कार्य का विभाजन किया जाता है तो कार्य सही रूप से, सही ढंग से जो है संपादित होता है और कार्य करने वाले को भी उसमें रुचि आती है। ठीक है, दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग मानी जाती हैं और वर्तमान में बालक का जो सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से जो मुद्दा रखा गया है कि शिक्षा बालक का शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं करे, बालक का सर्वांगीण विकास करे और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सभी क्षेत्र में विकास करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के लिए विद्यालय के अंदर जो है गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साहित्यिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, रचनात्मक गतिविधियां हैं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, इन सबको संपादित करने का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास इसी के माध्यम से किया जा सकता है। तो एक प्रधान अध्यापक का ये दायित्व होता है कि जब विद्यालय का संचालन करता है तो उसके अंदर जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं संपादित की जा रही हैं उन क्रियाओं को संपादित करने के लिए सही समय, सही व्यक्ति, सही सुझाव कैसे संपादित हमको करनी है, किसके माध्यम से करनी है। यदि संपादित करने में हमको उसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान कराने वाले को नहीं होगा तो वो सही क्रिया को संपादित नहीं करेगा और इन फ्यूचर में जब हम टीचर बनकर फील्ड में जाएंगे, कि विद्यालयों में जाएंगे तो हम उन क्रियाओं को सही स्वरूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी जो सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है, उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को में टीचर्स को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करके जब वो आता है तो विद्यालय के समस्त अध्यापकों को उस प्रशिक्षण से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो जब भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा उसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान उसको जो है सही रूप में होगा। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है बालक के सर्वांगीण विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इन क्रियाओं को आयोजित करने में एक शिक्षक को जो है, एक प्रधानाध्यापक को समय समय पर इसका प्रबंधन भी करना चाहिए, इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। और जैसे खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं तो इसके लिए जो मौसम है उसकी अनुकूलता देखी जाए, प्रशिक्षण प्राप्त पीटीआई जो रखे जाते हैं उनके द्वारा जो है उनका प्रशिक्षण दिया जाए, उन क्रियाओं को संपादित किया जाए और जिससे बालक का समय सुबह मॉर्निंग के टाइम में ठंडा समय होता है और उस समय जो है गर्मियों में खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं और सर्दियों में जो है हम दोपहर में वो क्रियाएं संपादित करते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर इन क्रियाओं को आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें लिखिए आधुनिक युग में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का शैक्षणिक विकास करना ही नहीं है, बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव माना गया है। बालक का शारीरिक सामाजिक तथा साहित्यिक विकास इन क्रियाओं के द्वारा ही संभव है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जब आयोजित की जाती है उसका आयोजन करना, उनकी व्यवस्था करना, उसके लिए साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रधान अध्यापक को विशेष ध्यान देना होता है और समय समय पर जो है इन क्रियाओं का संचालन विद्यालय में पाठ्य क्रम के टाइम टेबल के अंतर्गत जो है रखा जाना चाहिए ताकि ये क्रियाएं एक नियमबद्ध तरीके से सही समय पर संपादित हो सके और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है समय तालिका का निर्माण। एक विद्यालय को सही रूप से चलाने के लिए टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है। यदि टाइम टेबल नहीं होगा तो समय किसी को भी किसी भी कार्य के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि कब कौन सा कार्य करना है। समय तालिका का निर्माण
समय तालिका, टाइम टेबल जिसको हम कहते हैं, टाइम टेबल विद्यालय क्रियाओं को सही व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को अपने कार्य के बारे में, किस समय कौन सा कार्य करना है, बालक और शिक्षक दोनों को इस बारे में जानकारी देने के लिए जो है टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है। यदि टाइम टेबल नहीं होगा तो कोई भी जो है किसी भी कार्य को कब करना है, कैसे संपादित करना है, इसके बारे में उसको पता नहीं होगा और एक दूसरे का सब जो मुंह देखेंगे कि ये कार्य कर लेगा, ये कार्य करेगा, तो इससे क्या होगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और उसको जो है गड़बड़ाने के कारण से जो है कार्य सही रूप से संपादित नहीं होगा। और हर व्यक्ति को अपने कार्य के बारे में उत्तरदायित्व देने के लिए उस समय तालिका का निर्माण किया जाता है। इसमें लिखिए विद्यालय के शिक्षण कार्य को उचित प्रकार से तथा व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए समय के संतुलित विभाजन की आवश्यकता होती है। उचित समय विभाजन के अभाव में शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। शिक्षण व्यवस्था को सफल बनाने के लिए टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है। उस टाइम टेबल के अनुसार प्रत्येक अध्यापक अपने कार्य का निर्वहन किया करता है, उचित समय पर उचित कार्य करता है। यदि ये नहीं होता तो कार्य किस प्रकार से, किस समय किसको करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो एक प्रधान अध्यापक जो है टाइम टेबल का निर्माण करके विद्यालय प्रबंधन करने में या व्यवस्था को सही रूप से चलाने में जो है सहयोग करता है। नेक्स्ट है अनुशासन व चारित्रिक नियंत्रण। क्योंकि विद्यालय समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, तो यहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था का आयोजन करना जिससे बालक के अंदर सद्गुणों का, नैतिक गुणों का
का निर्माण करने में वो सहायक हो। सत्य ज्ञान प्रदान करने का जो स्थल है विद्यालय ही माना जाता है। और विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था होती है, जो शिक्षा व्यवस्था होती है, उसको यदि बालक के जीवन पर उसका प्रभाव यदि दिखाई नहीं देता है तो जो है बालक का चरित्र का निर्माण नहीं होगा और ना ही वह अनुशासन में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय संचालन संबंधी कौशल में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। आज का आपका जो है कार्य है प्रधानाध्यापक के विद्यालय संचालन संबंधी कौशलों का वर्णन कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोइए।